नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन सिंह चौधरी और आप देख रहे हैं सीएम। पिछली क्लास में हमने मौर्य वंश के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्य साम्राज्य के क्रम में हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक और अंतिम शासक बृहस्पति के बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जाएंगे मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप जाकर पिछली वीडियो देखें, फिर आप इस वीडियो पे आए। और आपने अगर पहले की एंशिएंट हिस्ट्री सारी वीडियोस नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मौर्य प्रशासन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य काल में जो प्रशासन था वो केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत प्रशासन का मतलब क्या होता है? केंद्रीकृत प्रशासन जिसमें सारी शक्तियां एक केंद्र के अंदर निहित होती है। और वो केंद्र में कौन होता है? राजा होता है। सबसे पावरफुल जो होता है वो होता है राजा। इसके पास सभी सारी शक्तियां होती है, न्यायिक, कर शक्तियां और सारी शक्तियां राजा के पास होती है। अब राजा की सहायता के लिए मौर्य साम्राज्य को पता है बहुत बड़ा साम्राज्य है, आज के भारत से भी बहुत बड़ा साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य। तो राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे जिनको अमात्य बोलते थे। क्या बोलते थे? अमात्य बोलते थे। और अमात्य को क्या बोलते हैं? कौन होते थे? प्रशासनिक अधिकारी होते थे। अमात्य और एक होते थे तीर्थ। एक होते थे तीर्थ जिनको शिलार्थ अधिकारी भी बोलते थे। अब जो अमात्य होते थे और शिलार्थ अधिकारी होते तीर्थ होते थे वो राजा को प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सहायता करते थे। जो अमात्य था उनमें सबसे जो प्रमुख अमात्य होते थे उसको प्रधानमंत्री बोलते थे। प्रधानमंत्री। और चंद्रगुप्त मौर्य के समय आपको पता है प्रधानमंत्री कौन था? कौटिल्य, और इसको चाणक्य भी कहते हैं, जिसने अर्थशास्त्र की रचना की थी। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से पद होते थे अमात्य और तीर्थ में। तो जो पहला प्रमुख पद था वो था समाहर्त। पहला पद था जो क्या करता था? जो था स्वराज अधिकारी। स्वराज क्या होता है? कर, जिसको कर और बलि भी बोलते थे। पहला प्रमुख ये था। दूसरा था सन्निधाता। जो कौन था? राजकोषीय अधिकारी। जो राजकोषीय अधिकारी होता था। तीसरा प्रमुख था सीताध्यक्ष। उस समय जो राजकीय जमीन होती थी, राजकीय जमीन को क्या बोलते थे? सीता भूमि बोलते थे। और जो राजकीय भूमि का रखरखाव करता था वो कौन था? सीताध्यक्ष। राजकीय भूमि रखरखाव अधिकारी। और जो चौथा होता वो कौन था? प्रणयाध्यक्ष। और ये क्या था? वाणिज्य अधिकारी। अब ये चार जो प्रमुख है, और भी बहुत सारे अधिकारी थे जिनको पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप चाहो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ में दे दूंगा, उनको आप देख लेना एक बार। तो ये है चार प्रमुख थे। कौन कौन थे? समाहर्ता जो स्वराज अधिकारी होते थे, सन्निधाता जो राजकीय अधिकारी, और आज के जो वित्त मंत्री होते थे ना, होते हैं उसी को बोलते थे सन्निधाता। तीसरा सीता अध्यक्ष जो राजकीय भूमि होती थी उसका रखरखाव, राजकीय भूमि को सीता भूमि बोलते थे, और उसके रखरखाव के लिए जो अधिकारी होता था राजकीय भूमि रखरखाव अधिकारी, उसको बोलते थे सीता अध्यक्ष। तीसरा होता प्रणयाध्यक्ष जो वाणिज्य अधिकारी होता था। अब हम पढ़ेंगे सैन्य विभाग के बारे में। तो मौर्य वंश के सैन्य विभाग के बारे में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे
सैन्य विभाग। किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए उसकी सैन्य शक्ति बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो जो मौर्यों की सैन्य शक्ति है वो 4 भागों में बटी हुई थी। तो पहली थी पैदल सेना, दूसरी थी घुड़सवार सेना, तीसरी थी हाथी सेना और चौथी थी रथ सेना। जो 2 इतिहासकार थे, प्लिनी और जस्टिन, ये दोनों विदेशी इतिहासकार थे। कौन थे? विदेशी इतिहासकार। जो प्लिनी के अकॉर्डिंग पैदल सेना थी वो थी 6 लाख, जो बहुत ही बड़ी संख्या है। दूसरी है घुड़सवार, तो घुड़सवार सेना थी 30,000 और हाथी सेना थी 9,000। तो इतनी बड़ी सेना के रखरखाव के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक व्यवस्था की जरूरत होती थी। अब हम देखते हैं तो सैन्य विभाग में क्या देखा। सैन्य विभाग देखा कि 4 प्रकार की सेना होती थी। पहली पैदल सेना, दूसरी घुड़सवार सेना, तीसरी हाथी सेना और चौथी रथ सेना। जो पैदल सेना होती थी वो 6 लाख होती थी, घुड़सवार सेना होती थी वो 30 लाख होती थी और हाथी सेना होती थी वो 30,000 होती थी। 30,000 होती थी और हाथी सेना होती थी 9,000। रथ होता था, रथ जो प्रमुख मंत्री और राजा होता था उनके लिए रथ सेना, उनके लिए रथ हुआ करते थे। अब सैन्य विभाग के बाद हम पढ़ते हैं न्याय विभाग। अब हम पढ़ते हैं न्याय विभाग। तो न्याय विभाग वैसे तो न्याय विभाग का प्रमुख राजा ही होता था। जो भी बड़े फैसले होते थे, न्यायिक बड़े फैसले वो राजा लेता था। लेकिन इतने बड़े राज्य को मेंटेन, राज्य शासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए छोटे छोटे न्यायालय भी बनाए गए थे, जिनमें 2 प्रमुख न्यायालय थे। एक थे दीवानी मामलों को सुलझाने के लिए, एक थे फौजदारी मामलों को सुलझाने के लिए। तो दीवानी मामले क्या होते हैं? भूमि संबंधित जो विवाद होते थे उनको सुलझाने के लिए जो मामले होते थे वो दीवानी वाला अदालत में होते थे। दूसरे फौजदारी अदालत, इसमें जो चोरी डकैती और खून ऐसे मामले होते थे उनकी सुनवाई फौजदारी न्यायालय में होती थी। तो न्यायालय 2 प्रकार के होते थे। न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थी। न्याय व्यवस्था 2 प्रकार की थी। पहली थी धर्म स्थलीय न्यायालय, जो कौन सी न्यायालय थी? दीवानी न्यायालय। इसमें कौन से? भूमि संबंधी। जो भूमि संबंधी विवाद होते थे वो धर्मस्थलीय न्यायालय में, धर्मस्थल में होता था। और दूसरा होता था कंठक शोधन। कंठक शोधन इसमें फौजदारी मामले कौन से होते हैं? चोरी, डकैती आदि। जो चोरी और डकैती के मामले थे वो फौजदारी और कंटक शोधन न्यायालय में उनकी सुनवाई होती थी। इन सब के प्रमुख अधिकारी होते थे। अब हम बात करते हैं गुप्तचर विभाग के बारे में। तो राजा अपने शासन व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए और लोगों में क्या राजा के प्रति धारणा है उनको समझने के लिए एक गुप्तचर विभाग रखता था। तो गुप्तचर विभाग में 2 प्रकार के गुप्तचर होते थे। गुप्तचर विभाग, तो गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। तो पहला था जो एक स्थान पर रहकर, जो एक स्थान पर
रहकर न्यायिक व्यवस्था को मेंटेन करने के राजा की सहायता करते थे, और दूसरा जो घूम घूम कर इंफॉर्मेशन, सूचना एकत्रित करके राजा को देते थे। जो एक जगह रहकर उसको बोलते थे, उन गुप्तचरों को बोलते थे संस्था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। उनको बोलते थे संस्था, और जो घूम कर करते थे उनको संचार। तो गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक जो एक जगह रहकर न्याय व्यवस्था मेंटेन करने में राजा को मदद करते थे, वो होते थे संस्था, उनको बोलते थे संस्था। और जो घूम कर करते थे उनको बोलते थे संचार। अब हम देखते हैं प्रांतों के बारे में। तो मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसको कई प्रांतों में बांटा गया था। तो उसको 5 प्रांतों में बांटा गया था। प्रांत, तो एक देश होता है, देश जिसमें पूरा साम्राज्य आता था, पूरा साम्राज्य आता था। अब देश को कुछ प्रांतों में बांटा जाता था, कुछ प्रांतों में बांटा जाता। प्रांतों को विषय में बांटा जाता और विषयों को दस गांवों के समूह जिनको गोप बोलते थे, और जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो थी ग्राम। अब जो देश का मुखिया होता था, जो वो होता था राजा खुद होता था। आज के समय में हम देखते हैं एक देश होता है, उसके अंदर राज्य होता है, राज्य के अंदर जिले होते हैं, जिले के अंदर फिर गांव होते हैं। उसी तरह था, पहले एक देश था, देश को प्रांतों में बांटा जाता था, प्रांतों को विषयों में बांटा जाता, विषयों को 10 गांवों के एक समूह को जिसको गोप बोलते उसमें बांटा था, और सबसे छोटी इकाई होती थी गांव। जो देश का मुखिया होता था वो होता था राजा खुद, और जो प्रांत का मुखिया होता था वो राजा के पुत्र, जिनको कुमार और राजन बोलते थे, वो होते थे, कुमार और राजन बोलते थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बिंदुसार का पुत्र था अशोक। अशोक इस प्रांत का राजा था, पहले वो अवंती का राजा था। और विषय के मुखिया को विस्पति बोलते थे। 10 गांवों के समूह के गोप के मुखिया को क्या बोलते थे? गोप ही बोलते थे, गोप। और गांव के मुखिया को ग्रामिक। गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं? ग्रामिक। अब ये जो देश था प्रांतों में बटा था, और कितने प्रांतों में बटा था? 5 प्रांतों में बटा था। जो देश है वो 5 प्रमुख प्रांतों में बटा था। उनको देखते हैं हम एक एक करके पांचों को। तो पहला था, तो आप मैप को ध्यान रख के, भारत के मैप को ध्यान रख के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो पहले उत्तर का क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र जम्मू कश्मीर और उधर अफगानिस्तान तक था। उसकी राजधानी थी तक्षशिला। जो उत्तरार्ध प्रांत की राजधानी क्या थी? तक्षशिला। दूसरा था दक्षिणापंथ, उसकी राजधानी क्या थी? स्वर्णगिरी। दक्षिणापंथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। और तीसरा था प्रासी, जो पूर्व का क्षेत्र था, प्रासी। और इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, जो मौर्य साम्राज्य की पूरे देश की राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी। तीसरा था अवंती, जिसको किसने जीता था? अशोक ने जीता था। अवंती जिसको अशोक ने जीता था, उसकी राजधानी क्या थी? जो आज का वर्तमान का उज्जैन क्षेत्र है वो थी, जिसका नाम था उज्जैनी। और चौथा था, पांचवा था कलिंग, जिसकी राजधानी थी तिसली।
तो हमने क्या देखा, देश होता था, एक देश को प्रांतों में बांटा जाता, प्रांतों को विषयों में बांटा जाता, विषयों को 10 गांवों के एक समूह में बांटा जाता और 10 गांव के समूह को एक सबसे छोटी इकाई थी गांव। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य में समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, वो थी गांव। और देश के मुखिया को क्या बोलते हैं, राजा। राजा स्वयं देश का मुखिया होता था। और प्रांत के मुखिया कौन होते हैं, राजा के पुत्र होते थे मेनली, जिनको कुमार और राजन बोला जाता था। तीसरा विषय, जो जिसका प्रमुख होता था विस्पति। 10 गांवों के एक समूह को, 10 गांवों का समूह को गोप होता है, उसका मुखिया होता है गोप। और ग्राम, जिसका मुखिया होता ग्रामिक। जो प्रांत थे, मौर्य साम्राज्य को 5 प्रांतों में बांटा गया था। पहला प्रांत था उत्तरार्ध प्रांत, जिसकी राजधानी तक्षशिला। दूसरा दक्षिणार्ध प्रांत, जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी। तीसरा प्राची, जो पूर्व के क्षेत्र है, वो उसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। अवंती, जिसको अशोक ने जीता था, उसकी राजधानी थी उज्जैन, आज वर्तमान का उज्जैन क्षेत्र या फिर उज्जैनी। और कलिंग जो आज का उड़ीसा का क्षेत्र है, उसी को वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र, उसी को कलिंग बोलते थे, उसकी राजधानी थी तीसली। अब हम बात करते हैं मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य साम्राज्य में एक नगरीय प्रशासन, अलग से एक नगरीय प्रशासन की व्यवस्था थी। उस नगरीय प्रशासन की बात करें तो नगर प्रशासन क्या होता था, एक साम्राज्य में कुछ गांव होते हैं, कुछ नगर होते हैं। नगर की जनसंख्या ज्यादा होती है तो उनको मेंटेन करने के लिए एक प्रशासन की जरूरत होती है। तो मेगास्थनीज के अनुसार, इसके अनुसार मेगास्थनीज के नगर को चलाने के लिए 6 समितियां होती थी। कितनी समितियां? 6 समितियां, जिन 6 समितियों के अलग अलग कार्य होते थे। और एक समिति में 5 सदस्य होते थे। एक समिति में 5 सदस्य होते थे। और टोटल कितने सदस्य हो गए? 30 सदस्य। तो टोटल 30 सदस्यों की एक नगर परिषद, वर्तमान की नगर परिषद की तरह होती थी, जिसमें कुल 30 सदस्य होते थे। जो वर्तमान में एक शहर को चलाने के लिए नगर परिषद का गठन होता है, उसी तरह नगर प्रशासन मौर्य काल में भी हुआ करती थी। तो उसमें 30 सदस्य थे। किसके अनुसार? मेगास्थनीज के अनुसार। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार था, जिसने किसकी रचना की थी? इंडिका, एक किताब लिखी थी इसने। उसके अनुसार 6 समितियां थी नगर, और 6 से एक समिति में 5 सदस्य थे। तो टोटल सदस्य 30 थे। वर्तमान नगर परिषद की तरह ही होता था एक, जिसमें 30 सदस्य होते थे। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन और सामाजिक, मौर्य काल के सामाजिक जीवन के बारे में। अब हम बात करते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन की बात करें, पहले हम देखेंगे वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था है, उसमें 2 मत है। एक कौटिल्य, जिसने अर्थशास्त्र लिखी थी, चाणक्य और कौटिल्य। तो कौटिल्य के अनुसार तो चाणक्य के अनुसार 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था थी। पहली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दूसरा मत था मेगास्थनीज का। दूसरा मत था मेगास्थनीज का। और मेगास्थनीज के अनुसार 7 तरह के वर्ण, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। तो 7 तरह की कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। जो जैसा काम करता था वो उसका वर्ण हो जाता। जैसे किसान,
किसान, दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक। किसान, दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। और अब हम बात करते हैं दास प्रथा के बारे में। समाज में दास प्रथा ठीक नहीं, तो इसमें भी दो मत है। पहला कौटिल्य का मत है, दास प्रथा थी। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा थी, और मेगास्थनीज के अनुसार दास प्रथा नहीं थी। अब हम बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति के बारे में। स्त्रियों की स्थिति के बारे में, तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। वैदिक काल से स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। जो पहले की स्थिति थी स्त्रियों की उससे अच्छी थी, और जो वेश्यावृत्ति महिलाएं होती थी, वेश्यावृत्ति महिलाएं, उनको रूपा जीवा बोलते थे। वेश्यावृत्ति महिलाओं को रूपा जीवा बोलते थे। तो सामाजिक जीवन में हमने क्या क्या पढ़ा? वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ा। वर्ण व्यवस्था कौटिल्य के अनुसार 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और मेगास्थनीज के अनुसार कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, जिसमें किसान, दार्शनिक, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और संभाषण थे। दास प्रथा कौटिल्य के अनुसार थी और मेगास्थनीज के अनुसार नहीं थी। इसका मतलब दास प्रथा उतनी कठोर नहीं थी, उतनी कठोर नहीं थी। दास प्रथा उतनी कठोर नहीं थी। स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, और वेश्यावृत्ति महिलाएं होती थी, उनको बोलते थे रूपा जीवा। अब हम बात करते हैं आर्थिक जीवन के बारे में। तो आर्थिक जीवन के बारे में बात करते हैं, तो आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। कृषि था आर्थिक व्यवस्था का, और कृषि में से 1/6 से 1/4 कर लिया जाता था। जो कर था, बलि या कर, जिसको बलि भी बोलते हैं, बलि और कर था, वो 1/6 to 1/4 था। प्रमुख उद्योग जो था, मौर्य साम्राज्य में प्राथमिक उद्योगों का शुरुआत हो गई थी, और जो उस समय का प्रमुख उद्योग था वो था वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग उसका प्रमुख उद्योग था, और सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। सिक्कों का प्रचलन शुरू हो गया था। तो किसके सिक्के होते थे? चांदी के सिक्के होते थे। चांदी और भी कई धातुओं के सिक्के होते थे, जिसमें प्रमुख चांदी के सिक्के माने गए हैं। चांदी के सिक्के हुआ करते थे।
जो टैक्स और बलि में जो चोरी करता था उसको, उसके लिए कठोर नियम बनाए गए थे और उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। कर अदा नहीं करने पर मृत्यु दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। तो आर्थिक जीवन में हमने क्या पढ़ा? आर्थिक जीवन का आधार क्या था? कृषि था, जिसमें से 1/6 और 1/4 कर और बलि दिया जाता था। प्रमुख उद्योग क्या था? वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। सिक्कों का प्रचलन शुरू हो चुका था और किसके सिक्के होते थे प्रमुख? चांदी के सिक्के प्रमुख थे होते थे। और कर जो अदा नहीं करता था उनको मृत्यु दंड दिया जाता था। तो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? आज हमने पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया। प्रशासनिक व्यवस्था में राजा, अमात्य और तीर्थ के बारे में पढ़ लिया। और तीर्थ के बारे में पढ़ने के बाद हमने सैन्य विभाग के बारे में पढ़ा। सैन्य विभाग के बारे में न्यायिक विभाग के बारे में पढ़ा। न्यायिक विभाग के बाद हमने अलग अलग सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ा, आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे कला। मौर्य साम्राज्य में जो कला थी, तो कला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मौर्य साम्राज्य का। तो उसको हम कल एक नई वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और आपने यदि पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो यहाँ पे आपको लिंक